फंक्शंस आ जाते हैं, डाटा प्रोसेसिंग। ये चार मेजर फंक्शंस होते हैं जो कि कंप्यूटर में होते हैं, ठीक है। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास डाटा प्रोसेसिंग, फिर आ जाता है हमारे पास डाटा स्टोरेज, डाटा मूवमेंट एंड देन कंट्रोल। ये फंक्शनल व्यू है आपके पास किसका, कंप्यूटर सिस्टम का, ठीक है। यहाँ से डाटा, यहाँ से डाटा आ रहा है, जा रहा है, दरमियान में एक कंट्रोलर लगा हुआ है बेसिकली, और यहाँ पे आप डाटा स्टोर कर सकते हैं, और ये आपके पास डाटा प्रोसेसिंग की फैसिलिटी है। ये चारों फंक्शंस देखो उन्होंने यहाँ पे चारों फंक्शंस लगा दिए ना। ये डाटा स्टोरेज है, ये कंट्रोल है, ये प्रोसेसिंग है, और ये मूवमेंट है। तो चारों फंक्शंस को इस तरह से ज्वाइन कर दिया। अभी एक एक करके हम इसको देखते हैं कि किस तरह से ये होता है। तो ऑपरेशंस डाटा मूवमेंट में क्या आ जाता है, सिंपली ट्रांसफरिंग डाटा फ्रॉम वन पेरिफेरल और कम्युनिकेशन लाइन टू अनदर। देखो क्या हो सकता है, पेरिफेरल डिवाइसेस कौन सी होती हैं? मैम जिनको हम अटैच करते हैं अपने साथ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, जैसे हो गया हमारे साथ पास कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, ये पेरिफेरल डिवाइसेस होती है ना हमारे पास। गुड, सही है। ठीक है, वो डिवाइसेस जिनको हम एक्सटर्नली अटैच करते हैं और हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब आपके पास कीबोर्ड जो है वो एक पैराफिल डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। आप कीबोर्ड से लिखते हैं और आपको नजर कहाँ पे आ रहा है, सिस्टम पे नजर आ रहा है ना। मॉनिटर अच्छा, पे। वर्ड में टाइपिंग करें, ठीक है, या कहीं पे भी टाइपिंग करें, तो आप कहाँ से दे रहे हैं, इनपुट यहाँ से दे रहे हैं और आउटपुट वहां नजर आ रही है। तो सिंपली क्या हो रहा है, डाटा मूव कर रहा है ना। आपकी एक पैराफिल डिवाइस जो कि आपका कीबोर्ड है उससे कहाँ पे मूव कर रहा है, ये मॉनिटर पे। बात समझ आ रही है जो मैं कहना चाह रही हूँ, यस मैम। कि आप कीबोर्ड से डाटा ट्रांसफर करें, और वो डाटा ट्रांसफर कहाँ पे हो रहा है, आपके मॉनिटर पे। अच्छा, मॉनिटर पे नहीं करना तो लेट्स से आप समझ लें प्रिंटर पे। आपके मॉनिटर पे डाटा था, आपके मॉनिटर पे वो फाइल ओपन हुई हुई थी, ठीक है, वो शो हो रही थी। आपने कंट्रोल पी किया या प्रिंट की कमांड दी, तो वो डाटा कहाँ मूव हो गया, प्रिंटर की तरफ मूव हो गया, ठीक हो गया। इसी तरह आप स्कैनर करते हैं, तो स्कैन करते हैं, तो स्कैन में आपने पेपर रखा, उसको स्कैन किया, यहाँ से आपके पास, यहाँ स्कैनर से कहाँ पे आपके पास ट्रांसफर हो गया डाटा, आपके मॉनिटर पे, ठीक है। तो ये सारा क्या हो रहा है, एक पैराफिल डिवाइसेस से डाटा कहाँ मूव हो रहा है, दूसरी पैराफिल डिवाइस। बीच में कंट्रोलर आएगा, बेसिकली ये कंट्रोलर जो है ना, ये प्रोसेसर है, सीपीयू समझ ले इसे। वो बीच में काम करेगा ऑफ कोर्स, क्योंकि उसका तो काम ही यही है ना, उसने तो सारे ऑपरेशंस को कंट्रोल करना है आपके सिस्टम में, उसका तो काम ही यही है। तो डाटा जो मूव हो रहा है एक पैराफिल डिवाइस या एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट के दरमियान, इस ऑपरेशन को हम कहेंगे डाटा मूवमेंट, ठीक हो गया, समझ आ गया ना। यस यस मैम। मैम। फिर आती है हमारे पास स्टोरेज। अब स्टोरेज में क्या है, कि डाटा ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट टू कंप्यूटर स्टोरेज, ठीक है। कि लेट्स से आप क्या करें, यहाँ से टाइप करें, आपने वर्ड की फाइल ओपन की हुई थी, ठीक है, आपने टाइप किया और आपने से क्या कर दिया, सेव कर दिया ना। तो क्या हो रहा है, आप राइट कर रहे हैं, आप स्टोर कर रहे हैं उसको, ठीक है। आपने कीबोर्ड से इनपुट डिवाइस से राइट किया, और वो इनपुट डिवाइस के बाद आपने क्या किया, वहां से सेव एज किया, सेव किया, तो वो कहाँ पे स्टोर हो जाएगी, सिस्टम में स्टोर हो जाएगी, राइट हो जाएगी, ठीक है। फिर ये डबल एरोज इसलिए हैं कि ये बाई डायरेक्शनल है, यानी वो इस तरह से स्टोर भी होगी, और जैसे ही आप उस फाइल को ओपन करेंगे ना, उसको डबल क्लिक करके, तो वो क्या होगा, वो स्टोरेज से उठ के आपको आपकी डिवाइस पे नजर आ जाएगी, यानी आप रीड कर रहे हैं। तो जो डाटा एक्सट्रैक्ट करते हैं ना, डाटा गेट करते हैं, डाटा रिट्रीव करते हैं, उस ऑपरेशन को हम रीड ऑपरेशन कहते हैं। और जब हम स्टोर करते हैं या राइट कर, मतलब जब हम उसको सेव कर देते हैं, राइट कर देते हैं, तो वो ऑपरेशन कौन सा होता है, राइट का ऑपरेशन होता है, ठीक हो गया। तो ये इस तरह से बाय डायरेक्शनल स्टोरेज का काम चल रहा है। ये स्टोरेज अब कोई सी भी हो सकती है, ये हो सकता है आपके पास वो वाली स्टोरेज हो, आपके पास प्राइमरी स्टोरेज हो, सेकेंडरी स्टोरेज हो, ठीक है, दोनों हो सकती है। इसकी एग्जांपल में यही आएगा कि आपने एक फाइल सेव की, जो कि आप परमानेंट मतलब टेम्परेली यहाँ पे राइट करे थे,
उसको आपने सेव कर दिया तो वो कहाँ पे स्टोर हो जाएगी, वो इस डायरेक्शन में जाएगी। ये वाली जो डायरेक्शन है ना, ये डाटा स्टोरेज इस डायरेक्शन में हो रही है। फिर जब आप उस फाइल को ओपन करेंगे तो वो इस स्टोरेज से उठ के आएगी, स्टोरेज से उठ के आएगी तो वो इस डायरेक्शन में आएगी, और वो स्टोर आपको नजर कहाँ पे आ रही होगी, आपके स्क्रीन पे नजर आ रही होगी। ठीक है, आप इस डायग्राम को ना इस तरह से समझ लें कि ये एक्सटर्नल चीजें हैं। ये चीज है ना, ये एक्सटर्नल है, ये आपका कंट्रोलर है, ये सीपीयू है, ये आपकी मेमोरीज है, मेन मेमोरी, स्टोरेज, एक्स्ट्रा हार्ड डिस्क वगैरह, कैश वगैरह, और ये है आपका कंट्रोल यूनिट। ये कंट्रोल यूनिट है और ये आपका एएलयू है। ठीक है, मैं सिर्फ समझने के लिए आपको कह रही हूँ, आप इनको इस तरह से समझ लें। ठीक है, क्योंकि ये जो बीच में टर्म्स लिखी हुई है ना, ये आपको कंफ्यूज ना कर दे बाद में, इसलिए मैं कह रही हूँ। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, इसको क्लियर करते हैं। उसके बाद है प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग फ्रॉम टू स्टोरेज। इसका ये मतलब है कि स्टोरेज से प्रोसेसिंग होगी भी, और बाद में उसको स्टोर भी प्रोसेस उधर ही करना है, मतलब डाटा वहीं से लेके आना है, उस पर प्रोसेसिंग करनी है, वापस स्टोरेज में स्टोर करवा देना। शो ऑपरेशंस इन्वॉल्विंग डाटा प्रोसेसिंग ऑन डाटा आइदर इन स्टोरेज, ऑन डाटा आइदर इन स्टोरेज। ठीक है, अब ये क्या बेसिकली शो करवाता है, ये वाला प्रोसेस, ये वाली डायग्राम ये बता रही है कि जो भी ऑपरेशंस इन्वॉल्व हो रहे हैं किसमें, डाटा प्रोसेसिंग में, ऑन डाटा आइदर इन स्टोरेज। इसका ये मतलब है कि आप यहाँ पे आपकी स्टोरेज में कोई डाटा पड़ा हुआ था, आप उसे आप लेके आए अपने पास, उस पर आपने प्रोसेसिंग की, और फिर आपने वापस कहाँ जाके स्टोर करवा दिया, वहीं पे जाके स्टोर करवा दिया। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक प्रोग्राम से सेव किया हुआ था C++ का, उसको आपने ओपन किया, उसमें आपने थोड़ी सी चेंजिंग की। चेंजिंग करेंगे तो जाहिर सी बात है प्रोसेसिंग होगी ना, उसमें जो आप चेंजिंग कर रहे हैं वो प्रोसेसिंग होगी, और वो चेंजिंग करके आपने उसको दोबारा कहाँ पे स्टोर करवा दिया, वापस जहाँ पे वो स्टोर था वहीं पे स्टोर करवा दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगी इसकी एग्जांपल। फिर है हमारे पास प्रोसेसिंग फ्रॉम स्टोरेज टू आईओ। अब वो प्रोसेसिंग ये थी कि स्टोरेज से ही, मतलब कि आपकी इंटरनल मेमोरी से ही आपने डाटा उठाना है, उसको प्रोसेसिंग करनी है और वापस इंटरनल मेमोरी में स्टोर कर देना है। लेकिन अब इसमें क्या है कि आपके पास आईओ से डाटा आ रहा है, आपने उस पर प्रोसेसिंग करनी है और अपनी स्टोरेज में उस पर स्टोर करवा दी है। फॉर एग्जाम्पल, आपने वर्ड की जो फाइल खोली हुई थी, ठीक है, आपने वर्ड की जो फाइल खोली हुई थी और आप उसमें कुछ टाइप कर रहे थे, वो आपने टाइप किया, उसके ऊपर आपने कुछ लेट्स से कोई कुछ मैक्रोज यूज किए, कुछ वर्ड की कुछ प्लगइन्स यूज किए, ठीक है, वो प्रोसेसिंग में आ जाएंगे। आपने वो किया और आपने उसको सेव कर दिया, और सेव करके वो स्टोर कहाँ पे हो जाएगी, आपकी स्टोरेज में स्टोर हो जाएगी ना, और डाटा कहाँ से रहा था, आईओ से आ रहा था। तो इसी तरह सेम आपके पास आप फाइल ओपन करते हैं और उसको प्रिंट करवाते हैं, तो वो प्रोसेसिंग होके कहाँ पे प्रिंट हो रही है आपके पास, आईओ में हो रही है ना, प्रिंटर में हो रही है प्रिंट। ठीक है, तो इस तरह से इन रूट बिटवीन स्टोरेज एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, क्या आप जो आपके पास डाटा स्टोर है आपकी इंटरनल स्टोरेज में, आप उस डाटा को बेसिकली प्रोसेस करके आप आईओ की तरफ मूव कर रहे हैं, या आईओ से आप वापस प्रोसेसिंग करके स्टोरेज की तरफ मूव हो रहे हैं। ये टॉप लेवल आर्किटेक्चर है बेसिकली किसका, कंप्यूटर लेवल, कंप्यूटर सिस्टम का। ठीक है, अब ऊपर सबसे ऊपर वाली डायग्राम में आप देखो ना, तो तीन मेन कंपोनेंट्स हैं, आईओ है, मेन मेमोरी है और सीपीयू है। ठीक है, ये तीन कंपोनेंट्स होते हैं ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इन्हीं की वजह से बाकी सारे कंपोनेंट्स चल रहे होते हैं। ठीक हो यस गया, मैम। और ये आपस में कनेक्टेड हैं थ्रू सिस्टम बस। अगर आप गौर से देखो ना, ये टॉप डाउन आर्किटेक्चर भी इसे कहते हैं, टॉप लेवल स्ट्रक्चर भी कहते हैं, और हाँ इस तरह के नाम होते हैं इसके। वो इस वजह से कि देखो, अगर आप सबसे ऊपर देखो तो कंप्यूटर की डायग्राम है, फिर उन्होंने किसको ब्रेक डाउन किया, सीपीयू की डायग्राम को ब्रेक डाउन किया है, फिर कंट्रोल यूनिट को ब्रेक डाउन किया। ठीक, तो आईओ में जाहिर सी बात है, आपको पता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, मेन मेमोरी में आपकी रैम आ जाती है, सीपीयू में आपका प्रोसेसर आ जाता है। फिर सीपीयू को ब्रेक डाउन किया उन्होंने, तो वहां पे हमें पता चला जी सीपीयू में रजिस्टर्स होते हैं, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था रजिस्टर्स पे। एएलयू हमारे पास होता है जो कि हमारे पास अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। फिर हमारे पास कंट्रोल यूनिट होता है। ये तीन बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं और ये आपस में जो कनेक्टेड होते हैं ये थ्रू
इंटरनल बस के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। फिर कंट्रोल यूनिट को ब्रेक करें तो उनके पास जो आ जाता है यूनिट्स, वो ये हैं कि सीक्वेंसिंग लॉजिक होती है इसके पास, कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर्स और डिकोडर्स वगैरह। जैसे कि मैम मैंने ये आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो इंस्ट्रक्शन फेच साइकिल है वो यही करता है। जाहिर सी बात है, फेच करके लाएगा तो उसको डिकोड करेगा, तो उसके लिए इसके पास डिकोडर तो होंगे, ठीक है। तो वो यही डिकोडर्स है, उसके पास कंट्रोल मेमोरी, ठीक। तो ये जो मैम है क्या है, कंट्रोल यूनिट के कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। तो ये टॉप लेवल स्ट्रक्चर मैम निदा डायग्राम। कुछ बोल रही है। क्या हुआ? निदा कह रही कुछ बोल रही है मैम। मैम बात कंप्लीट कर लेना फिर। मैम मैंने क्वेश्चन करना था एक। हाँ हाँ बोलो। मैम ये सिस्टम बस है और इंटरनल बसेस ये हमारे पास, तो हम लोगों ने कंट्रोल बस, एड्रेस बस और डेटा बस देखी हुई है। क्या इन दोनों में वो तीनों तीनों बसेस आती हैं? इनमें कौन सी हाँ ये कैसी बसेस है मैम? आती हैं सिस्टम बस ना। आप कह सकते हो कि सिस्टम बस की ना टाइप्स होती हैं आगे से, ये कंट्रोल बस, डाटा बस और एड्रेस बस। यस मैम। क्योंकि और देखो ये आईओ, इंटरनल बस, हाँ इसमें ये क्या भी वही है ना, क्योंकि होता है? ये देखो देखो बीच में ट्रांसफर हो रहा है, डाटा भी ट्रांसफर हो रहा है, एड्रेसेस भी मूव कर रहे होंगे, कंट्रोल सिग्नल्स भी मूव कर रहे होंगे। यस मैम। देखो आईओ और सीपीयू के दरमियान एड्रेसेस और सिग्नल्स मूव कर रहे होंगे। सीपीयू मेमोरी से कोई चीज लेना चाहता है, उसको क्या किसकी जरूरत पड़ेगी, एड्रेस बस की, ठीक है। तो ये सिस्टम बस की टाइप्स होती हैं, जनरली उसको सिस्टम बस कहते हैं या एक्सपेंशन बस भी कहते हैं। लेकिन जो उसकी टाइप्स होती है ना, वो तीन ही होती है, एक एड्रेस बस होती है, एक डाटा होती है और एक कंट्रोल बस होती है, कंट्रोल। ठीक है। यस मैम। ओके मैम। बसेस सेम होती हैं, बसेस डिफरेंट नहीं होती। जहां पे भी लगी होंगी वो सेम बसेस सेम ऑपरेशन कर रही होंगी, ठीक है, बेशक वो सीपीयू के अंदर हो, बेशक सीपीयू से बाहर हो, ठीक यस है। तो मैम। ये क्या है कि स्ट्रक्चर टॉप लेवल का, कि कंप्यूटर में ये पेरिफेरल डिवाइसेस जो एक्सटर्नली होती हैं, उसके अलावा कम्युनिकेशन लाइंस होती हैं, और कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, मेन मेमोरी होती है, इनपुट आउटपुट होता है, और सिस्टम इंटरकनेक्शन। इंटरकनेक्शन वही है, बसेस हैं जो आपस में कनेक्ट करवाती हैं इनको, ठीक हो गया। ठीक, तो पेरिफेरल डिवाइसेस हो गई और कम्युनिकेशन लाइंस हो गई। पेरिफेरल डिवाइसेस तो आपको पता है कि जो एक्सटर्नली डिवाइसेस हम कनेक्ट करके यूज करते हैं वो वाली डिवाइसेस होती हैं। कम्युनिकेशन लाइंस कम्युनिकेशन डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए यूज होती हैं। डेडिकेटेड डिवाइसेस होती हैं जो कि डिफरेंट टाइप की कम्युनिकेशन के लिए यूज होती हैं। फॉर एग्जांपल ब्लूटूथ होता है, उसके अलावा टेलीफोन लाइन, उसके अलावा राउटर्स की लाइन। तो ये डिफरेंट हैं आपके पास, जो कि एक्सटर्नली आपके कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होती हैं, ठीक है। जैसे ये एक एग्जांपल है आपके पास कंप्यूटर स्ट्रक्चर की, सिंपलेस्ट पॉसिबल डिपिक्शन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर में दो काम, मेन काम हो रहे होते हैं, या तो स्टोरेज हो रही होती है या प्रोसेसिंग हो रही होती है, ठीक है। ये दो मेन फंक्शंस हो रहे होते हैं, और कंप्यूटर के जो अंदर है ना, ये स्टोरेज और प्रोसेसिंग कंप्यूटर सिस्टम के इंटरनल ऑपरेशंस है। एक्सटर्नली कंप्यूटर सिस्टम किसके साथ कनेक्टेड होता है, या तो पेरिफेरल्स होती हैं या फिर कम्युनिकेशन लाइंस होती हैं उसके पास। उसके बाद सीपीयू को देखें तो यही वो सीपीयू को जो आपने पीछे बॉडी डायग्राम देखी थी, उसी को एक मतलब कि आप समझ लेंगे वही चीज है ना, कि सीपीयू में क्या आ जाता है, रजिस्टर्स आ जाते हैं, डिफरेंट रजिस्टर्स होते हैं हमारे पास, स्पेशल पर्पस होते हैं, जनरल पर्पस होते हैं। इनको हम डिटेल से देखेंगे कौन कौन से रजिस्टर्स होते हैं। उसके अलावा अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होता है हमारे पास, और कंट्रोल यूनिट होता है। कंट्रोल यूनिट कंट्रोल कर रहा होता है, और अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट वो जो बाकी ऑपरेशंस होते हैं वो परफॉर्म कर रहा होता है। और ये तीनों चीजें आपस में कनेक्टेड थ्रू बस होती हैं।
सीपीयू क्या करता है? कंट्रोल्स द ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर एंड परफॉर्म इट्स डाटा प्रोसेसिंग फंक्शंस, आल्सो रेफर्ड एज प्रोसेसर भी कहते हैं इसको। कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट क्या करते हैं? कॉन्स्टिट्यूट द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मतलब कि ये दोनों कंट्रोल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्लीट करते हैं, इसका पार्ट होते हैं। मेन मेमोरी स्टोर करती है डाटा को, सिंपल आईओ मूव करती है डाटा बिटवीन कंप्यूटर एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, आईओ इनपुट आउटपुट, ठीक है। सिस्टम इंटरकनेक्शन क्या होता है? सम मैकेनिज्म दैट प्रोवाइड्स फॉर कम्युनिकेशन अमंग सीपीयू, मेन मेमोरी एंड आईओ। एक ऐसा मैकेनिज्म, एक ऐसी टेक्निक जो कि क्या कर रही होती है? कम्युनिकेशन का रूट देती है, कम्युनिकेशन का रास्ता देती है, किसको? सीपीयू, मेन मेमोरी और आईओ के दरमियान जो कम्युनिकेशन के लिए जो रास्ता यूज हो रहा होता है उसको हम सिस्टम इंटरकनेक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल बस, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल यूनिट को अगर ब्रेक डाउन करें तो उसके तीन हिस्से हैं। सीक्वेंस, लॉजिक, लॉजिक है ये, लॉगिन नहीं है, ठीक है। सीक्वेंसिंग लॉजिक, कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर्स एंड डिकोडर्स आ गए और कंट्रोल मेमोरी आ गई। कंट्रोल कंपोनेंट्स, सीपीयू के कंपोनेंट्स कौन से हैं? दो कंपोनेंट्स होते हैं, कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करता है ऑपरेशंस ऑफ सीपीयू एंड, जो कंप्यूटर के और सीपीयू के जितने भी ऑपरेशंस होते हैं वो कंट्रोल यूनिट कंट्रोल कर रहा होता है। एएलयू क्या करता है? परफॉर्म करता है डाटा प्रोसेसिंग फंक्शंस, यानी कंप्यूटर के डाटा पे जो भी प्रोसेसिंग होनी होती है, अरिथमेटिक डाटा है या लॉजिक डाटा है, जो भी प्रोसेसिंग होनी होती है वो एएलयू करता है, ठीक है। उसके बाद रजिस्टर्स प्रोवाइड करते हैं स्टोरेज इंटरनल टू द सीपीयू। सीपीयू की इंटरनल स्टोरेज जो होती है ना वो रजिस्टर्स होते हैं। और सीपीयू इंटरकनेक्शन में वही है, वही मैकेनिज्म जो कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है, लेकिन अब कम्युनिकेशन किसके दरमियान हो रही है? कंट्रोल यूनिट, एएलयू और रजिस्टर्स के दरमियान, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट जो स्लाइड्स हैं वो होगी खत्म। नेक्स्ट में हमारे पास बेसिकली कंप्यूटर की एवोल्यूशन और हिस्ट्री और परफॉर्मेंस से रिलेटेड चीजें, तो वो देख लेते हैं हम। ठीक है, सबसे पहला जो सिस्टम था ना वो था ENIAC, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये थोड़ी सी हिस्ट्री है, आनी चाहिए आपको, मतलब कि आ जाती है उसमें, किसमें, ऑब्जेक्टिव में आ जाती है, ठीक है। तो हिस्ट्री थोड़ी सी आपको पता होनी चाहिए कि फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, टोटल 5 जनरेशन को काउंट करते हैं, लेकिन बहुत सारी जनरेशन उनके बीच में भी आती हैं, लेकिन जो मेजर जनरेशन है ना वो 5 जनरेशन ही हैं, ठीक है। तो ENIAC था सबसे पहला सिस्टम हमारे पास। ये नाम लिखा हुआ है जिन्होंने इसको बेसिकली डिजाइन किया था या डेवलप किया था, और यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में ये डेवलप हुआ था। ट्रेजेक्टरी टेबल फॉर वेपन्स। अच्छा, बेसिकली होता क्या है कि जो वेपन्स होते है ना, जितने भी सिस्टम्स पहले इंट्रोड्यूस हुए ना, उन सबका पहला मकसद यही था कि मिलिट्री के लिए इसको यूज किया जाए, ठीक है। इनका स्पेशल पर्पस यही था। जितने भी सिस्टम्स हुए हैं आप देख लें, आपके पास जो कंप्यूटर सिस्टम्स पहले इजाद हुए हैं वो भी इसीलिए हुए हैं। आपके पास अगर कोई नेटवर्क्स हुए हैं, नेटवर्क्स जब हम डेवलप हुए तो वो भी इसी वजह से हुए, इसी मकसद के लिए हुए। आपके पास अगर कंप्यूटर सिक्योरिटी में कोई चीज आई, नेटवर्क सिक्योरिटी में, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में कोई चीज आई, तो वो भी पहले किस लिए आई? ताकि उसको मिलिट्री पर्पस के लिए यूज किया जा सके, ठीक है। तो ये ट्रेजेक्टरी टेबल्स फॉर वेपन्स, ये आई थिंक वो टेबल्स होते हैं जिनमें आपके पास ये होता है कि ये वेपन, मतलब एक कोई भी आपके पास लेट्स से गन है या मशीन गन है या कोई सा भी आपके पास वेपन है, वो उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है कि वो कितनी वैल्यू तक, कितनी रेंज होगी, कितनी वैल्यू तक वो शॉट कर सकेगा, ठीक है, उसकी एक्यूरेसी कितनी होगी। तो उसके लिए इसको यूज किया गया। स्टार्ट कब हुआ था? स्टार्ट, एक मिनट, स्टार्ट हुआ था ये 1943 में और फिनिश यानी 3 साल लगे इसको बनने में, क्योंकि बहुत, एक मिनट, तो ये मेरा कर्सर घूम जाता है, ठीक हो गया। उसके बाद यूज्ड अंटिल 1955 तक यूज हुआ, ठीक है, यानी कितने साल यूज हुआ? तकरीबन आपके पास 9 साल ये यूज हुआ।
disassembled by BRL management. बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी, आई थिंक BRL से बनता है। बैलिस्टिक ये वही वेपन्स वाली उसमें आ जाता है, ठीक है। तो तब तक यूज होता रहा, यानी ये 9 साल यूज होता रहा, उसके बाद इसको डिसअसेंबल कर दिया गया, डिसअसेंबल कर दिया गया। इसकी कुछ डिटेल्स है, उसमें क्या होता है बेसिकली, इसमें बाइनरी नहीं थी, इसमें डेसिमल फॉर्मेट था, अभी डेसिमल में सब कुछ चल रहा था। 20 एक्यूमुलेटर्स ऑफ 10 डिजिट्स, ठीक है। 20 एक्यूमुलेटर्स, एक्यूमुलेटर क्या होते हैं, वो मेमोरीज, ठीक है। रजिस्टर्स नहीं कहेंगे, लेकिन मेमोरीज थी। एक्यूमुलेटर्स उन्हें कहे थे 10 डिजिट्स के एक्यूमुलेटर्स थे इसमें। उसके अलावा प्रोग्राम्ड मैनुअली बाय स्विचेस, स्विच यूज हो रहे थे इसमें, और स्विच जो थे वो मैनुअली प्रोग्राम्ड हुए थे कि यानी ये स्विच ये काम करेगा, ये सेकंड स्विच है ये काम करेगा, तो स्पेशल डिजाइन किए गए थे। 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स लगाई गई थी इसमें। तो ये फर्स्ट जनरेशन है जिसमें वैक्यूम ट्यूब्स यूज हो रही हैं, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन में आप जब भी पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे उसकी हिस्ट्री, तो आपको वैक्यूम ट्यूब्स ही मिलेंगी, ठीक है। अब इन वैक्यूम ट्यूब्स की वजह से क्या होता था, वैक्यूम ट्यूब्स की वजह से ना बहुत ज्यादा हीट जनरेट होती थी, क्योंकि ये जो सिस्टम थे इनका साइज भी बहुत बड़ा था, साइज बहुत बड़ा था, और वैक्यूम ट्यूब्स की वजह से हीट बहुत ज्यादा जनरेट होती थी, ठीक है। तो उस हीट को कम करने के लिए उन्हें फिर क्या करना पड़ता था, उन्हें फिर कूलिंग सिस्टम लगाना पड़ता था, और वो कूलिंग सिस्टम भी बहुत एक्सपेंसिव पड़ता था, ठीक है। तो जो इसीलिए फर्स्ट जनरेशन के जितने भी सिस्टम्स हैं, एक तो वो साइज में बड़े होते थे, दूसरा साइज में बड़े भी ये वैक्यूम ट्यूब्स की वजह से होते थे, और दूसरा उन एक्सपेंसिव बहुत होते थे, क्योंकि एक तो पावर कंजम्पशन ज्यादा थी, दूसरा कूलिंग इक्विपमेंट भी लगाना पड़ता था, तो उसकी वजह से। और इसका वेट जो था वो 30 टन वेट था सिर्फ इस सिस्टम का, ठीक है। 15,000 स्क्वायर फीट पे ये फैला हुआ था, और आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा सिस्टम था। 140 किलो वॉट पावर कंज्यूम कर रहा होता है ये, कर रहा था ये ENIAC, ठीक है। और इसके ऑपरेशन कितने थे, बेसिकली 5,000 एडिशन पर सेकेंड ये कर सकता था। अगर आज की टर्म्स में आप देखें तो पर सेकंड में आज थाउजेंड्स में भी नहीं बल्कि मिलियंस में ऑपरेशंस हो रहे हैं, मिलियंस बिलियंस में, ठीक हो गया। Its memory consisted of 20 accumulators, each capable of holding 10-digit decimal number, जैसे मैंने अभी बताया। A ring of 10 vacuum tubes representing each didn't at any time only one vacuum tube was on state representing one of the 10 digits. बेसिकली ये जो 10 डिजिट डेसिमल नंबर है किस तरह से रिप्रेजेंट हो रहा था कि 10 वैक्यूम ट्यूब्स ना, 10 वैक्यूम ट्यूब्स का एक रिंग जो होता था वो ईच डिजिट को रिप्रेजेंट कर रहा होता था। तो अब ये है कि जब भी कोई एक भी वैक्यूम ट्यूब जिसमें जो ऑन स्टेट पे होगी, लेट्स से जिस तरह होता नहीं है कि आप बहुत सारे स्विचेस लगा दें, LEDs लगा दें, उसमें से जोन सी ऑन होगी वो ये रिप्रेजेंट करी होगी, तो सेम इज द केस विद वैक्यूम ट्यूब्स। उनमें से जोन सी भी ऑन स्टेट में होगी वो क्या रिप्रेजेंट करी होगी, वो उन 10 डिजिट्स में कोई एक डिजिट रिप्रेजेंट कर रही होगी, ठीक है। 10 डिजिट्स हो जाएंगे ना, 0 से 9 तक 10 डिजिट्स बनते हैं ना, ठीक है। मेजर ड्रॉबैक क्या था इसका कि इट हैड टू बी प्रोग्राम्ड मैनुअली by setting switches, plugging and unplugging cables. इसका मेजर ड्रॉबैक यही था कि ये ऑटोमेटिक नहीं था, कुछ इसमें इस तरह से नहीं था कि आप इनपुट दें आपको खुद ही आउटपुट दे दे। इसमें सब कुछ आपको मैनुअली प्रोग्राम करना पड़ता था स्विचेस के थ्रू और केबल्स के थ्रू, उनको प्लग करके और फिर अनप्लग करके, तो इस तरह से। फिर उसके बाद द टास्क ऑफ एंटरिंग एंड ऑल्टरिंग प्रोग्राम्स फॉर द ENIAC वाज एक्सट्रीमली tedious। बहुत हेक्टिक था ENIAC को यूज करना, बिकॉज सब कुछ मैनुअली हो रहा था, और इतने बड़े सिस्टम को आप यूज कर रहे हैं और मैनुअली उसको मैनेज करना, उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, the programming process could be facilitated if the program could be represented in form of suitable for storing in memory alongside the data। ये सोचा गया कि अगर प्रोग्रामिंग प्रोसेस जो हो रहा है मैनुअली करने की बजाय अगर हम प्रोग्राम्स को किसी तरीके से मेमोरी में स्टोर कर सकें, और जब हमें जरूरत हो उसको हम यूज कर सकें, हमें बार बार मैनुअली इसको चेंज ना करना पड़े, डाटा के साथ ही हम उसको मेमोरी में स्टोर कर सकें, तो क्या होगा, ठीक है। फिर क्या हुआ कि कंप्यूटर को गेट
its instruction by reading them from memory, and a program could be set up or altered by setting the values of a portion of a memory. अब इसमें ये है कि बजाय इसके कि आप सारा स्विच मैनुअली चेंज करें, प्रोग्राम क्या कंप्यूटर क्या कर सकता है कि इंस्ट्रक्शन गेट कर सकता है कहाँ से, मेमोरी से उसको रीड करके। प्रोग्राम मेमोरी में स्टोर किया है ना, ये बेसिकली बात किसकी हो रही है, स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट की बात हो रही है, जो कि इसके बाद आया था वॉन न्यूमन कॉन्सेप्ट जो भी था, उसमें यही कॉन्सेप्ट जो है वो इम्प्लीमेंट हुआ था। ठीक है, तो इसमें ये क्या मतलब सोचा जब ये गया था, तो उसमें बेसिकली जो आप कह सकते हैं प्रपोजल ये था कि कंप्यूटर जो है उसके अंदर ही मेमोरी में ही हम क्या कर देंगे, प्रोग्राम स्टोर कर देंगे डाटा के साथ ही, और कंप्यूटर क्या कर सकेगा कि वहां से मेमोरी से ही इंस्ट्रक्शंस लेगा, क्योंकि प्रोग्राम में क्या होगा, इंस्ट्रक्शन ही होंगे ना, वो इंस्ट्रक्शंस लेगा, उनको रीड कर सकता है, और फिर उसके अलावा उसको चेंज भी कर सकता है, लेकिन सिर्फ चेंज किस तरह करेगा, एक पोर्शन ऑफ मेमोरी को अल्टर करना पड़ेगा, सिर्फ बजाय इसके कि कंप्लीट मेमोरी को चेंज कर दे, वो पूरा ही चेंज कर दे, सिर्फ एक पोर्शन को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, बजाय इसके कि वो सारा स्विच चेंज करना पड़े मैन्युअली, हम इस तरह से कर सकते हैं। तो इस तरह से करने के बाद हमारे पास जो वॉन न्यूमन था, एक बंदा, उसने दिया था वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर, और वो आर्किटेक्चर बेस कर रहा था इस लॉजिक पे। ठीक है, इसमें स्टोर कॉन्सेप्ट था, मेन मेमोरी का कॉन्सेप्ट आया स्टोरिंग प्रोग्राम एंड डाटा के लिए, फिर ओएलयू एएलयू का आया कि एएलयू ऑपरेट कर रहा है, बाइनरी डाटा का कॉन्सेप्ट इसमें आया, क्योंकि पीछे अभी आपने देखा एनईएक में क्या यूज हो रहा था, डेसिमल डिजिट्स यूज हो रहे थे, बाइनरी नहीं। कंट्रोल यूनिट क्या करता था, इंटरप्रेट करता था इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम मेमोरी और उनको एग्जीक्यूट करता था। इनपुट एंड आउटपुट इक्विपमेंट ऑपरेटेड बाय कंट्रोल यूनिट, और Princeton Institute for Advanced Studies, IES computer, although not completed until 1952, is the prototype of all subsequent general purpose computers. आजकल के जितने भी कंप्यूटर्स हैं, जनरल पर्पस कंप्यूटर्स कौन से होते हैं, जनरल पर्पस कंप्यूटर कौन से होते हैं? मैम जिसको हम बहुत से पर्पसेस के लिए इकट्ठा इस्तेमाल कर सकते हैं, मीन जैसे हमारे पास वो रजिस्टर्स थे, वो जनरल पर्पस थे, उससे हम बहुत से काम कर सकते थे। वैसे ये भी होंगे जनरल पर्पस कंप्यूटर जिससे हम बहुत से काम कर सकते हैं। ऐसे ही है, देखो इनियाक था, वो किसके लिए यूज हो रहा था, ट्रेजेक्टरी टेबल्स के लिए यूज हो रहा था, मीन्स कि वो जनरल पर्पस नहीं था। ठीक है, इसी तरह बहुत सारे सिस्टम्स डिजाइन किए गए जो कि जनरल पर्पस नहीं थे, जो कि स्पेशल हो सकता है, एक सिस्टम डिजाइन किया गया हो जो सिर्फ साइंटिफिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता हो। ठीक है, एक डिजाइन किया गया हो जो सिर्फ वेपन से रिलेटेड जो भी कैलकुलेशंस है वो कर सकता हो। ठीक है, तो जनरल पर्पस कंप्यूटर वो होगा जनरल पर्पस जो कि सब पर्पसेस को फुलफिल कर रहा हो, जनरली हो। आप उसमें इंटरटेनमेंट से रिलेटेड कुछ कर सकते हैं, आप उसमें साइंटिफिक कैलकुलेशंस कर सकते हैं, आप उसमें वेपन से रिलेटेड सब कुछ कर सकते हैं, आप उसमें सिंपल कैलकुलेशंस कर सकते हैं, आप उसमें मतलब कि हर तरह की कैलकुलेशंस, हर तरह का काम कर सकते हैं। तो वो जनरल पर्पस कंप्यूटर था, और यही आर्किटेक्चर आईएएस कंप्यूटर इसको कहते हैं, या आईएएस आर्किटेक्चर भी कहते हैं। ये बेस थी, बेस है, बल्कि प्रोटोटाइप है, जो जितने भी आने वाले जनरल पर्पस कंप्यूटर हैं उसके लिए। ठीक है, और आईएएस कंप्यूटर जो है वो बेसिकली 1952 में जाके कंप्लीट हुआ था। ये इसका कुछ स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में क्या आ जाता है आप देख सकते हैं, मेन मेमोरी है, और अगर आप गौर करो तो यही स्ट्रक्चर आजकल के प्रोग्राम कंप्यूटर्स में भी यूज हो रहा है, हमारे सिस्टम में भी यही मैम है ना। मैम हाँ जी, एक्सक्यूज मी मैम, एक और क्लास भी आपकी है ना? हाँ जी, मैम सारा इसे धीरे धीरे ना पढ़ ले मैम। लेकिन अभी तो 9 में है, 9:15 में है, मैम अभी तो आधा घंटा ये है तो क्लास में, 9:30 ठीक पे है, ऑफ अभी तो कर मैम दो। स्पीड है ना। मैम फिर थोड़ा थोड़ा सुकून से पढ़ा ले मैम, बहुत स्पीड से लगे हैं मैम। ये बहुत पीछे हैं हम, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ। मैम ज्यादा पीछे ना रह जाए फिर उसके बाद भी। लेकिन बहुत पीछे ना, कोर्स भी तो कवर करना है, हम हमारे जब मिड होंगे आपके तो फिर क्या करेंगे, फिर तो आप आपने कहना है कि हमने पढ़ा ही नहीं, हमें पढ़ाया ही नहीं गया। इसलिए मैं जल्दी जल्दी चल रही हूँ, क्योंकि ये चीजें क्या है, ये हिस्ट्री है, इसमें इतना ज्यादा गौर करने वाली कोई बात है नहीं। सही है। ठीक है, तो
अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम मैंने सर से बात कर ली थी, डॉक्टर कामरान साहब से, फर्स्ट असाइनमेंट से रिलेटेड, तो उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। मे बी वो दूसरी क्लासेस के साथ बिजी हैं। तो आप काइंडली अगर असाइनमेंट एक और क्रिएट कर दें, तो मैं ये फाइल सारी डिस्ट्रीब्यूट कर लूँगा क्लास में, जिसकी जो असाइनमेंट है वो वहीं पे अपलोड कर लेगा। तो आप फिर हम मुझे क्या, क्वेश्चन भेज दीजिएगा ना कि असाइनमेंट का क्वेश्चन क्या था, तो मैं क्रिएट कर दूंगी। ठीक है मैम, मैं वो क्वेश्चन भेज दूँगी। ठीक है, ठीक है। तो ये हिस्ट्री है सारी, तो इसको मैं इसलिए कही थी कि हम इसको जल्दी जल्दी से गुजारते हैं ताकि जो मेन चीज है हमारी उस पे हम आ सके। पेपर का मेजर पोर्शन जो है वो आपका हिस्ट्री में से नहीं आएगा, दूसरी चीजों में से आएगा, इसलिए मैं चाह रही थी कि इसको हम जल्दी जल्दी से गुजारें। ठीक है, बाद में जब आप पेपर्स के लिए तैयारी करेंगे तो आपको इसमें कोई चीज समझ ना आई तो आप लेक्चर देख सकते हैं या फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो जो मेन चीज है ना उस पे मैं स्लो डाउन हो जाऊंगी, उस पे मैं आहिस्ता आहिस्ता लेके चलूंगी, लेकिन हिस्ट्री है तो मैं इसलिए चाह रही थी कि इसको हम जल्दी से गुजारें। ठीक है, अगर आप गौर करो तो यही स्ट्रक्चर हमारे आजकल के प्रोग्राम्स में, आजकल के सिस्टम्स में भी यूज हो रहा है कि मेन मेमोरी होती है, आईओ होता है, और दरम्यान में हमारे पास सीपीयू आ रहा होता है। और सीपीयू क्या कर रहा होता है, सीपीयू के दो पार्ट्स होते हैं, एक कंट्रोल यूनिट होता है, एक अरिथमेटिकल लॉजिक यूनिट होता है। और मेन मेमोरी भी सीपीयू के साथ काम कर रही होती है और आईओ भी सीपीयू के साथ काम कर रहा होता है। मेन मेमोरी और आईओ जो है, बीच में कॉन्सेप्ट बहुत सारे आए, बीच में एक ये कॉन्सेप्ट भी आया डीएमए का कि डायरेक्ट मेमोरी एलोकेशन मींस कि आईओ जो है वो आपका डायरेक्ट मेन मेमोरी के साथ काम कर रहा था, बजाय इसके कि वो सीपीयू के थ्रू करे। सीपीयू ऑल्दो वो सीपीयू से परमिशन लेके कर रहा था, लेकिन ये कॉन्सेप्ट फिर बाद में आया। लेकिन जो फर्स्ट या इनिशियल स्ट्रक्चर था ना वो इस तरह का था। मेन मेमोरी जो कि डाटा इंस्ट्रक्शंस बहुत स्टोर करेगी, एएलयू जो ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा बाइनरी डाटा पे, कंट्रोल यूनिट जो कि इंस्ट्रक्शंस को इंटरप्रेट करेगा, यानी आप जहन में लाओ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन साइकिल, तो उसको लेके आएगा, डिकोड करेगा और फिर एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, फिर इनपुट आउटपुट इक्विपमेंट जो कि कंट्रोल यूनिट जिसको कंट्रोल कर रहा होगा। इसकी डिटेल्स में ये है कि 1000 × 40 बिट वर्ड्स जो थे वो इसमें स्टोर हो रहे थे, बाइनरी नंबर्स में काम हो रहा था। इसमें 2 × 20 बिट इंस्ट्रक्शंस थी, बहुत डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड इन मेमोरी। ठीक है, दोनों जो थी मेमोरी में ही स्टोर हो रही थी। ठीक हो गया। फिर रजिस्टर्स जो थे इसमें रजिस्टर्स का कॉन्सेप्ट आया। रजिस्टर्स ये नीचे लिखे हुए हैं, मेमोरी बफर रजिस्टर, एड्रेस रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर, उसके अलावा प्रोग्राम काउंटर, एक्यूमुलेटर, मल्टीप्लायर, क्वेश्चन। ठीक है, ये हमारे पास 2 4 6 7 रजिस्टर्स हैं। तो ये 7 रजिस्टर्स जो थे वो इस आर्किटेक्चर का हिस्सा थे। ठीक हो गया, ये आपको रजिस्टर्स पता है कौन कौन से क्या काम करते हैं। मल्टीप्लाई क्वेश्चन बेसिकली क्या करता है, जब आप मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड में, मतलब क्वेश्चन नहीं होता आपके पास, अगर एडिशन है, मल्टीप्लाई है, 2 × 5, जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो बेसिकली आप क्या करते हैं, 2 को 5 दफा मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं ना, तो 5 जो होगा ना वो इसमें स्टोर हो रहा होगा। उसके बाद ये रजिस्टर्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है कि बेसिकली मेमोरी बफर रजिस्टर्स में क्या होगा, इसमें वो वर्ड होगा टू बी स्टोर्ड इन मेमोरी और सेंड टू द आईओ यूनिट और इज यूज्ड टू रिसीव अ वर्ड फ्रॉम मेमोरी और फ्रॉम आईओ यूनिट। बेसिकली है क्या कि इसमें वो डाटा होगा जो या तो आपने मेमोरी में जाके राइट करना होगा, ठीक है, या मेमोरी से आपने रीड किया है और आपने भेजना किसको है, आईओ को भेजना है। ठीक है, या वो डाटा जो आपने आईओ से रिसीव किया और आप मेमोरी में भेजना चाह रहे हैं उसको। बात समझ आ रही है कि इसमें वो डाटा होगा कि जो या तो आपने आईओ से लिया है और आप मेमोरी में स्टोर करना चाह रहे हैं, या फिर आपने मेमोरी से उठाया। मेमोरी से यहाँ पे मतलब रैम है, ठीक है, मेन मेमोरी मेमोरी से उठाया और उसको आप आईओ पे भेजना चाह रहे हैं। ठीक हो गया, तो वो डाटा होगा मेमोरी बफर रजिस्टर में, और उस डाटा का जो एड्रेस होगा वो किसमें होगा, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में। फिर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर आता है हमारे पास। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में होते हैं 8 बिट ऑप कोड इंस्ट्रक्शन बीइंग एग्जीक्यूटेड। दो चीजें होती है हमारे पास, ठीक है, किसी भी इंस्ट्रक्शन में ऑप कोड होता है और ऑपरेंड्स होते हैं। ऑप कोड क्या होता है, किसी को कोई आइडिया हो? मैम ये नहीं पता नहीं, मैं बस रजिस्टर किया था शायद, उसमें कोई था बट नहीं। कोई मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे एक छोटी सी डायग्राम बनाती हूँ ना, उससे शायद आप लोगों के जहन में कोई बात आ जाए।
लिप्स रजिस्टर किया था ना, उसमें ऑप कोड था शायद कुछ इस तरह, जिसमें दो चीजें होती हैं, ऑप कोड और ऑपरेंड्स होते हैं। ये पूरी इंस्ट्रक्शन में ये दो चीजें ही होती हैं। ठीक है, देखो आपके पास क्या होता है, आपके पास जो ऑपरेशंस होते हैं ना, वो कौन कौन से होते हैं? बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस की बात करें तो कौन कौन से होते हैं? एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, यही होते हैं ना यस मैम। बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस। और लॉजिक ऑपरेशंस कौन से हो गए? एंड, और, नॉट, एक्सऑर, एक्सनॉर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, बजाय इसको कि हम वो ऑपरेशंस तो नहीं लिख सकते ना, यहाँ पे आप लिख तो नहीं सकते ना कि मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, क्योंकि बाइनरी में सब कुछ काम हो रहा होता है। तो यहाँ पे क्या किया जाता है कि एक 8 बिट अगर इंस्ट्रक्शन है तो 8 बिट में से फॉर एग्जांपल 2 बिट्स वो रख देते हैं कि आप ऑप कोड के लिए रख दें, और बाकी जो 6 बिट्स हैं वो आपके ऑपरेंड्स के लिए। ऑप कोड आपको बताएगा, एक कोड होता है, ऑपरेशन कोड कहते हैं बेसिकली इसको, कि आप ये वाला ऑपरेशन करना चाह रहे हैं। ठीक है, हो सकता है बाइनरी में 1 0 जो है वो एडिशन को रिप्रेजेंट कर रहा हो। ठीक है, एग्जाम्पल दे रही हूँ, ऐसा जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो। लेट्स से ये टेबल है आपके पास, और ठीक है, इसमें मैं अगर इसी तरह से होता है ना, 0 0 होता है आपके पास, 0 1 होता है, 1 0 होता है, और 1 1 होता है। ठीक है, तो लेट्स से मैं कहती हूँ कि ये चीज ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर में स्पेसिफाइड होती है कि कौन सा ऑप कोड किसके लिए यूज हो। मैं कहती हूँ कि मैं ऐड के लिए 0 0 कोड यूज करूंगी, मैं मल्टीप्लाई के लिए 0 1 यूज करूंगी, मैं सब्ट्रैक्शन के लिए यूज करूंगी 1 0, और डिवीजन के लिए मैं 1 1 यूज करूंगी। तो मेरी 8 बिट की जो इंस्ट्रक्शन होगी, 8 बिट इंस्ट्रक्शन इस तरह से, लेट्स से मेरे पास अगर ये इंस्ट्रक्शन है 0 0 1 0 1 0 1 0, तो इस 8 बिट इंस्ट्रक्शन में से मेरे पास ये जो 00 है ना शुरू में, ये क्या बता रहा है कि मैंने क्या ऑपरेशन करना है, मैंने ऐड करना है। ठीक है, ये मुझे बता रहा है कि मैंने ऐड करना है। बाइनरी इंस्ट्रक्शंस इस तरह से होती हैं। ठीक है, वो बिट्स डिफाइन होती है कि ऑप कोड के लिए कितनी है और ऑपरेंड्स के लिए कितनी। अब ये जो बाकी डाटा है ना, ये मेरे वो 2 ऑपरेंड्स होंगे जिनके ऊपर मैंने काम करना है। ऑपरेंड्स वो होते हैं जिनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है या अप्लाई किया जाता है। ठीक है, लेट्स से ये 3 बिट्स को अगर मैं उसमें करूं, किस में करूं, डेसिमल में करूं, तो क्या बनता है? 1 2 4 5 बनता है ना, 5 बनता है ना। इसकी बात कर रही हूँ मैं, ये जो 3 है। ठीक है, ये एक ऑपरेंड हो गया, ये एक ऑपरेंड हो गया, ये 5 है और ये है 2। तो मैं क्या करना चाह रही हूँ, ऐड 5 और 2, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? 7, जो कि बाइनरी में क्या होगा? 1 1 1। ठीक है, ये सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ ऑप कोड समझाने के लिए कि ऑप कोड इंस्ट्रक्शंस में क्या होता है कि जो ऑपरेशन का कोड होता है, जो कि किसी भी तरीके से डिफाइन किया होगा उस सिस्टम के लिए, उस आर्किटेक्चर के लिए, तो वो यहाँ पे आता है। और ऑपरेंड्स वो चीज होती हैं, इसकी डेफिनेशन आपने याद रखनी है कि ऑपरेंड्स वो, अब वेरिएबल्स कह सकते हैं, वो कंपोनेंट्स कह सकते हैं, वो चीजें कह सकते हैं कि जिनके ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स में, ये पूरी इंस्ट्रक्शन होती है ना, वहाँ पे तो ऑपकोड भी होता है और ऑपरेंड्स भी होते हैं, ठीक है, एग्जीक्यूट हो रही होती है। फिर इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर में वो चीजें आती हैं कि इससे आपकी इंस्ट्रक्शन जो है ना, उसका कोई डाटा बीच में टेम्परेरीली कोई डाटा उस इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड स्टोर करना है, तो वो इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर में जाएगा। और प्रोग्राम काउंटर में आपको पता है कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होता है, जो कि मेमोरी से लानी होती है प्रोसेसर को। फिर एक्यूमुलेटर और मल्टीप्लायर क्वेश्चन में क्या आ जाता है कि एम्प्लॉयड टू होल्ड टेम्परेरी ऑपरेंड्स, रिजल्ट्स ऑफ एएलयू ऑपरेशंस जो होते हैं वो कहाँ पे स्टोर होते हैं? एसी में स्टोर होते हैं, एक्यूमुलेटर रजिस्टर कहते हैं इसको। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग टू 40-bit numbers is an 80-bit number and the most significant 40 bits are stored in AC and least significant in। अच्छा देखो, लेट्स से आपने क्या किया, आपकी इंस्ट्रक्शन ये थी कि आपने 2 40-bit numbers को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है,
दो 40 बिट नंबर्स को आपने मल्टीप्लाई कर दिया। अब उनको मल्टीप्लाई जब आप करेंगे, जाहिर सी बात है मल्टीप्लाई करें, ऐड तो नहीं करें ना कि जितनी बिट्स हैं उतनी ही बिट्स आपके रिजल्ट में आएंगी। मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बिट्स क्या होंगी, ज्यादा हो जाएंगी ना। दो 40 यस बिट मैम, ज्यादा हो नंबर जाएंगे। और जब उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो डबल हो जाएंगी, यानी 80 बिट नंबर बन जाएगा आपके पास। अब आपके पास अगर एक्यूमुलेटर में इतनी जगह नहीं है तो आप क्या करेंगे, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स होती हैं जो इस साइड पे होती हैं, लेफ्ट साइड पे होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ये नंबर है ना, ठीक है, ये पता नहीं मैंने कितनी बिट्स बनानी है, लेट्स से ये 16 बिट है, ठीक है। अब ये 16 बिट है ना, तो मोस्ट सिग्निफिकेंट कौन सी वाली है 8 बिट्स इसमें, ये वाली, ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स हैं। और वो जो बाकी रह गई है ना उस साइड वाली, वो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स। और ये जो बाकी हैं ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स आ जाएंगी, ये वाली, ठीक है। तो आपके एक्यूमुलेटर में कौन सी जाएंगी, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स जाएंगी, और आपके जो मल्टीप्लायर क्वोशंट में जो वैल्यू जाएगी वो कौन सी वैल्यू जाएगी, जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स रह जाएंगी उसमें। ठीक हो गया। तो ये रजिस्टर्स होते हैं बेसिकली प्रोसेसर के अंदर होते हैं और ये काम कर रहे होते हैं जो कि अभी हमने देखे यहाँ पे। इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन साइकिल आपने पढ़ा हुआ है तो इसलिए मैं इतनी डिटेल में नहीं जा रही इसकी। फेच साइकिल होता है, फेच होता है बेसिकली, फेच के बाद डिकोड होता है और फिर एग्जीक्यूट होता है। यहाँ पे डिकोड नहीं लिखा हुआ, लेकिन फेच के बीच में ही उन्होंने कर दिया होगा। ड्यूरिंग द फेच साइकिल क्या होता है, ऑप कोड ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज लोडिंग। अच्छा चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है हम कंप्लीट कर लें। लेट मी सी के इसमें कितनी स्लाइड्स रह गई हैं। काफी स्लाइड्स हैं। मैम अभी अटेंडेंस ले लें, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। इसको ख़त्म करना है आज और अगला शुरू भी करना है, ठीक है। तो ये मैं जल्दी जल्दी लेके चलूँगी क्योंकि इसमें वही है, मतलब पिछले जो भी आर्किटेक्चर्स हैं उनसे रिलेटेड भी बात है। तो अटेंडेंस सीआर आपने ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया है? अगर ले लिया तो प्लीज़ काइंडली मुझे सेंड कर दें। सीआर नहीं है? मैं ले लेते स्क्रीनशॉट, कोई मसला नहीं। ठीक है, आप ले लें और फिर मुझे सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। मैम स्लाइड्स अभी तक अपलोड नहीं हुई तो हाँ, हो जाएगी आज अपलोड? हाँ मैं अभी कर देती हूँ बल्कि, ठीक है। फर्स्ट 2 यस मैम। लेक्चर की मैं अभी स्लाइड्स अपलोड कर देती हूँ, ओके मैम। ठीक है। आप मुझे, अच्छा जब मुझे भेजेंगे ना स्क्रीनशॉट तो काइंडली उसके साथ टाइम मेंशन कर दीजिएगा कि ये टाइम है, ठीक है। ओके, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट कब है? 11:30 मैम पे? अभी यस मैम, परहैप्स 11:30 पे। हाँ 11:30 है शायद, 30 ठीक या 45 पे ही होगी। यस मैम। ओके ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।